होंडा कंपनी करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। वो आज बाइक्स, कार्स, प्राइवेट जेट्स और इवन रोबोट्स बनाती है। बट सरप्राइजिंगली इन सब की शुरुआत एक ऐसे गरीब लड़के से हुई थी जिसे बचपन में खुद एक साइकिल तक नसीब नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है 1906 में। जापान के एक स्मॉल टाउन में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का। उनके फादर एक लोहार थे और मदर सिलाई का काम करती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब कि वो सोइचिरो के 5 भाई बहन को बेसिक मेडिकल केयर भी नहीं दे पाए और उन्हें बचपन में ही खो बैठे। इस कंडीशन से बाहर निकलने का एक जरिया था पढ़ लिख कर फ्यूचर में कहीं नौकरी करना। बट अनफॉर्चुनेटली सोइचिरो पढ़ाई में भी काफी कमजोर थे। लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वो थी मशीन्स। बचपन में सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में जाया करते थे। इस मिल की खास बात ये थी कि वहां पे एक पेट्रोल पावर्ड मोटर का यूज करके काम किया जाता था, जो उस समय काफी रेयर थी। उस मोटर का साउंड, उससे निकलता हुआ धुआं और पेट्रोल की स्मेल उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी। और इसी मोटर को देखते देखते उनका मोटर्स और मशीन्स में एक पैशन डेवलप हो गया। 11 साल की उम्र में सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इसी पैशन को एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक कार देखी थी। सोइचिरो उस कार से पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो गए थे। उसे देखते ही वो बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगे। जब कुछ दूर जाके वो कार रुकी तो उसके नीचे थोड़ा सा पेट्रोल लीक हो गया। उन्होंने लिटरली नीचे झुककर पेट्रोल को स्मेल किया और उसे अपने हाथों में लगा लिया। और इसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन खुद अपनी एक कार बनाएंगे। ईयर 1922 सोइचिरो ने मैगजीन में एक एड देखा। टोक्यो शहर में आर्ट शोकोई नाम का एक गैराज था जो वर्कर्स ढूंढ रहा था। उन दिनों एक गैराज में कार्स को रिपेयर करना सोइचिरो के लिए एक ड्रीम जॉब थी, इसीलिए उन्होंने बिना देरी किए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और लकीली वो हायर भी हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और केवल 14 साल की उम्र में अपनी मंजिल की तलाश में टोक्यो शहर की ओर निकल पड़े। सोइचिरो काफी खुश थे। वो फाइनली उन चीजों पे काम करने वाले थे जिनके लिए वो सालों से पैशनेट थे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। शुरुआत से ही आर्ट शोकोई के ओनर ने सोइचिरो को साफ सफाई और बेबी सिटिंग के काम पे लगा दिया। महीनों बीत गए लेकिन उन्हें कार्स को छूने तक नहीं दिया गया। वो अब होप खोते जा रहे थे। उन्होंने कई बार काम छोड़कर घर वापस जाने का सोचा, लेकिन वो केवल इसलिए रुक गए क्योंकि इस फेलियर के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। पूरे जापान में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन सरप्राइजिंगली यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित हुआ। अर्थक्वेक के बाद आर्ट शोकोई के ज्यादातर मैकेनिक्स अपने अपने घरों को रिपेयर करने के लिए गांव लौट गए। अब गैराज में केवल सोइचिरो और एक और एम्प्लॉय बचे थे, इसीलिए फाइनली ओनर को सोइचिरो को कार रिपेयरिंग में लगाना ही पड़ा। न केवल अब वो कार रिपेयरिंग सीख रहे थे, पर साथ में टेस्टिंग के लिए उन्हें मोटरसाइकिल्स और कार्स को चलाने का भी मौका मिला। सोइचिरो का काम देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। वो बहुत जल्द वहां के सबसे बेस्ट मैकेनिक बन गए और उनका एक के बाद एक प्रमोशन होता चला गया। उसी दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही थी, इसीलिए आर्ट शोकोई के ओनर ने सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने को कहा। सोइचिरो ने अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन का सेकेंड हैंड इंजन लिया और मिचेल नाम की एक अमेरिकन कार की बॉडी यूज करके एक रेसिंग कार असेंबल कर दी। इस कार का नाम भी कर्टिस रखा गया। 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और इस रेस में सोइचिरो ने अकम्पनिंग इंजीनियर का रोल निभाया। ये सोइचिरो के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस था और इसी के बाद मोटर स्पोर्ट्स सोइचिरो का एक नया ऑब्सेशन बन गया। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यही ऑब्सेशन आगे चल के उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित होगा। 1928 में आर्ट शोकोई ने सोइचिरो के टाउन हमामात्सु में अपनी एक ब्रांच खोलने का फैसला लिया और पार्टनरशिप बेसिस पे सोइचिरो को इस स्टोर का इंचार्ज बना दिया। उसी सोइचिरो को जिसे कुछ साल पहले कार्स को छूना भी अलाउड नहीं था। सबको उम्मीद थी कि सोइचिरो की ये शॉप एक इंस्टेंट सक्सेस बन जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये शॉप बुरी तरह से फेल हो गई।
सोइचिरो केवल 21 साल के थे और कोई भी कस्टमर अपनी कार की जिम्मेदारी इतने यंग लड़के को नहीं देना चाहता था, इसीलिए उनके गैराज में कस्टमर्स आते ही नहीं थे। गैराज को बंद होने से रोकने के लिए सोइचिरो को जल्द ही कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दूसरे गैराज कई बार किसी कार को रिपेयर करने में फेल हो जाते थे या फिर उस कार को रिपेयर करने को इम्पॉसिबल बता देते थे। ऐसे केसेस में केवल सोइचिरो ही थे जो उन कार्स को रिपेयर करने की गारंटी देते थे और सच में उन्हें रिपेयर कर भी देते थे। इसी के चलते उनकी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन डेवलप हो गई। अगले कुछ सालों में उनकी शॉप बहुत तेजी से ग्रो हुई। 1931 में जब वो 25 साल के हुए तो वो हर महीने 1000 येन का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और उन्होंने 50 लोगों की टीम भी बना ली थी। इसी दौरान होंडा ने न केवल वापस से रेस कार्स को असेंबल करना चालू कर दिया बल्कि खुद रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्ट भी लेने लगे। 1936 तक उन्होंने कई रेसेस जीती और मोटर स्पोर्ट्स में ही अपना फ्यूचर करियर देखने लगे, लेकिन फिर उनके साथ एक भयानक ट्रेजेडी हो गई। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको अमीर बना सकती है। मैंने अभी तक जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पे वीडियोस बनाई हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, वो सभी अपने लाइफ में जाने अनजाने ऐसे 5 सैक्रिफाइसेस करते हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं। अगर आप भी इन 5 सैक्रिफाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको 5 सैक्रिफाइसेस टू बिकम रिच बाइट रिकमेंड करूंगा। ये और बाकी सभी बाइट्स कुकू एफएम पे हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन ये बाइट्स आखिर है क्या? बाइट्स बेसिकली एक अमेजिंग सॉल्यूशन है हम जैसे लोगों के लिए जो अपने बिजी शेड्यूल के कारण बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते। बाइट्स को सुनकर आप केवल 15 मिनट में पूरी बुक की लर्निंग्स को कवर कर सकते हो। बाइट्स का नरेशन भी काफी स्मूथ है। आप इन्हें मॉर्निंग वॉक करते हुए, खाना खाते वक्त या फिर सोने से पहले कभी भी सुन सकते हो। मतलब सुनो तेजी से, बढ़ो तेजी से। पिछले कुछ महीनों में कुकू एफएम की इन 3 बाइट्स ने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी बाइट्स को जरूर चेकआउट करें। और अगर आप कुकू एफएम के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड शिवांशु50 यूज करके फर्स्ट मंथ के लिए 50% ऑफ क्लेम कर सकते हैं और 99 रुपीज की जगह केवल 49 रुपीज में कुकू एफएम को एक्सेस कर सकते हैं। कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में डाल दिया है। अब होंडा की कहानी पे वापस आते हैं। जुलाई 1936 में रेसिंग के दौरान उनकी कार का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। जब सोइचिरो ने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उन्हें पूरी बॉडी में एक्यूट पेन महसूस हो रहा था। उनका फेस बुरी तरह से इंजर्ड था, लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो चुकी थी और रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी थी। सैडली होंडा के पास अब रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें रिकवर होने में पूरे 18 महीने लग गए और इस दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का फैसला लिया। वो अब पिस्टन रिंग्स को मैन्युफैक्चर करने वाले थे। पिस्टन रिंग्स कार्स में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और उस समय काफी डिमांड में भी था। उन्होंने गैराज की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉइज को दे दी और 1937 में टोकाई सेकाई नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 50 नए एम्प्लॉइज हायर किए और काफी एक्सपेंसिव मशीन्स भी खरीद ली। उन्हें पिस्टन रिंग्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें इस बिजनेस के अगेंस्ट वार्न किया, लेकिन सोइचिरो नहीं माने। उनका कहना था कि अगर मैं किसी चीज को केवल एक बार देख लूं तो मैं उसे बना सकता हूं।